चलिए आज का जो है लेक्चर शुरू करते हैं जी। हमारा आज का लेक्चर है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, कि आपकी बॉडी के अंदर जो गैसेस है वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट होती हैं। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस थ्रू ब्लड सर्कुलेशन। तो आपके पास दो गैसेस हैं, एक है ऑक्सीजन और एक है कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो गैसेस आपकी बॉडी में जो है मेन रोल अदा करती हैं। वो किस तरह से कि ऑक्सीजन आपकी बॉडी को एनर्जी बनाने के लिए जो है उसका एक ईंधन होता है एनर्जी बनाने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका बाई प्रोडक्ट के तौर पर बनती है। तो दोनों की एक्सचेंज जो है वो लाजमी है, और आपके ब्लड के अंदर कितनी कितनी अमाउंट में इनकी जो है ट्रांसपोर्ट होती है वो हम इस लेक्चर के अंदर जो है वो स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो आपकी बॉडी के अंदर किस तरह से ट्रांसपोर्ट करती है। तो टोटल अमाउंट हम अगर कंसिडर करें 100% जो आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है, उसमें 97% जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन से क्या मुराद है कि जब ऑक्सीजन जो है किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन के साथ कितने मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीजन के बाइंड करेंगे, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो है वो बाइंड करेंगे। ठीक है, और रिमेनिंग 3% जो है वो प्लाज्मा में डिजोल्व होकर ट्रांसपोर्ट होगी। ठीक है, 97% हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी, जबकि 3% जो है ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व हो जाएगी। ठीक है, डिजोल्व आपको पता है कि एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन के प्रोसेस से किस तरह से गैसेस जो है वो एब्जॉर्ब होती हैं, आपने केमिस्ट्री के अंदर जो है वो पढ़ा होगा। तो हमने बात की ऑक्सी हीमोग्लोबिन की और प्लाज्मा की। अब सवाल ये है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कॉम्बिनेशन किस तरह से बन जाता है आपके लंग्स के अंदर और टिश्यूज के अंदर। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर एक टर्म पार्शियल प्रेशर। ठीक है, पार्शियल प्रेशर आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा और शायद आपको मुझसे ज़्यादा अच्छा पता होगा कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है। तो पार्शियल प्रेशर क्या है कि आपके पास काफ़ी सारी गैसेस हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक कंटेनर बना देता हूँ, ये वाला। ठीक है, ये कंटेनर है, उसके अंदर काफ़ी डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस जो है वो मौजूद है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैसेस जो है वो मौजूद हैं। तो अब क्या होगा कि हर गैस का अपना अपना प्रेशर होगा, और उन सबको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास टोटल प्रेशर ऑफ गैसेस आ जाएगा। ठीक है, अगर हम आइडियल गैस की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या है कि जो टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑल द गैसेस इन ए कंटेनर। ठीक है, एक कंटेनर के अंदर जितनी भी गैसेस मौजूद हैं वो जितने प्रेशर लगा रही हैं वो उसका टोटल प्रेशर हो गया। और उसके अंदर फर्ज करें कि हमारे पास एक गैस ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन का जो टोटल वॉल्यूम है वो जितना प्रेशर लगा रहा होगा उसको हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर, यानी कि टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑल गैसेस। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पार्शियल प्रेशर। यानी कि जो हम सांस ले रहे हैं उसके अंदर जितने भी गैसेस मौजूद है उनमें से जस्ट जो है आप ऑक्सीजन को कंसिडर करें, उसका ऑक्सीजन का जितना वॉल्यूम है वो जितना प्रेशर लगा रहा है वो उसका पार्शियल प्रेशर है। तो जब आप सांस ले रहे हैं तो उसके अंदर ऑक्सीजन काफी ज्यादा मिकदार में मौजूद होती है। ठीक है, जब आप सांस ले रहे हो उसके अंदर ऑक्सीजन काफी ज्यादा मिकदार में मौजूद होती है। तो वो जब आपके फेफड़ों के अंदर जाती है, ठीक है, तो उसका पार्शियल प्रेशर डेफिनेटली ज्यादा होगा एज कंपेयर टू योर ब्लड। ठीक है, तो प्रेशर कंसंट्रेशन की वजह से हायर से लोअर की तरफ जो है, यानी कि हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ हम जो है वो मूव करके जाएगी ऑक्सीजन जो है आपके ब्लड के अंदर। तो ब्लड के अंदर क्या मौजूद है, हीमोग्लोबिन मौजूद है। हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन्स कहाँ से आती हैं, जिनको डीएनए कोड करता है, तो प्रोटीन है। तो प्रोटीन के साथ बाइंड करती है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन जो है वो बाइंड करती हैं। और फर्ज करें अगर ये आपके पास आरबीसी है और उसके ऊपर हीमोग्लोबिन प्रोटीन इस तरह से लगी हुई है, तो इसके साथ जो ऑक्सीजन बाइंड करेगी, तो ये बाइंडिंग का प्रोसेस कौन करवाएगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक एंजाइम है, ये रिएक्शन करवाएगा। और ऐसा रिएक्शन करवाएगा कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस
नहीं है। रिवर्सिबल प्रोसेस क्यों नहीं है कि यहाँ पे तो ऑलरेडी जो है एक तो पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे एक वजह क्या हो गई, पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। दूसरी बात क्या है कि अगर आपने ऑक्सीजन को यहाँ पे छोड़ दिया तो ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जो है ट्रांसपोर्ट किस तरह से करेगी, ठीक है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेट जो है इस प्रोसेस को रिवर्सिबल होने से बचाता है, ठीक है। और एक ऑक्सीजन, एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 जो है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं, तो आपके पास ये जो कंपाउंड बनता है इसे कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक जो है बात समझ आई होगी कि किस तरह पार्शियल प्रेशर की डिफरेंस के ऊपर जो है ऑक्सीजन बाइंड करती है हीमोग्लोबिन के साथ, और उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है और उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के साथ क्या रिलेशन होता है। आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रोटीन मौजूद है, तो वो प्रोटीन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है, यानी कि एक हीमोग्लोबिन जो है वो 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगी। तो ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन मौजूद है उसकी एबिलिटी कि वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करे, इसको कहते हैं ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, ठीक है। कि हीमोग्लोबिन की वो खासियत कि वो ऑक्सीजन को बाइंड कर सके, ये आपके ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है। और इसका रिलेशन जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जाहिर सी बात है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो वो बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगी और हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी। तो जितना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा उतनी ज्यादा जो है ऑक्सीजन आपके ब्लड के साथ बाइंड करेगी। बट यहाँ पे आप एक लिमिट लगाते हैं हम, वो किस तरह से कि पहले हम जो है मैथमेटिक्स या फिजिक्स की तरह जो है एक स्टेटमेंट देते हैं, फिर हम जो है इसको ड्राइव या जिस तरह से प्रूफ करने वाली बात होती है वो करेंगे। तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या है कि मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी ऑफ आर्terial ब्लड इज 20 ml out of 100 ml of blood achieved at 100 mm मरकरी जो प्रेशर है उसके ऊपर, ठीक है। मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी ऑफ आर्terial ब्लड, आर्टरीज जो हैं, आर्टरीज वो आपके फेफड़ों से ब्लड लेके जाती हैं टिश्यूज को, और उसके अंदर ऑक्सीजन होती है एज कंपेयर टू वेनस जो कि जो कि ब्लड टिश्यूज से फेफड़ों को लेकर आ रही होती है। तो अब जाहिर सी बात है कि आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है। आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा होगी, तो उसकी टोटल कैपेसिटी, अगर हमारे पास आर्टरीज के अंदर ब्लड है 100 ml, ठीक है, आर्टरीज के अंदर कितना ब्लड है 100 ml, तो उसमें से सिर्फ 20% ब्लड जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, ठीक है। यानी कि 100 ml, सॉरी यहाँ पे क्या है कि 100 ml ब्लड में से 20 ml ब्लड जो है वो इस काबिल होगा कि वो ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग करे। अब वो क्यों, और प्रेशर सामने कितना है 100 mm मरकरी। अब ये बात आपको थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर रही होगी, लेकिन इसको हम जो है स्टेप बाय स्टेप आगे खोलेंगे तो आपको थोड़ा समझ आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फिर उसके बाद जो है आपको थोड़ा सा ये समझ आ जाएगी। लेट्स सपोज कि आपके पास यहाँ पे एक जो है वो एक मिनट, अच्छा, तो ये आपके पास एक सिनेमा है और उसके अंदर कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, या उसके अंदर टोटल सीट कितनी है 100, ठीक है। टोटल सीट कितनी है 100 है। तो उसके अंदर आपने अलाउ करना है कि सिर्फ 15 मर्द जो हैं वो आ सकते हैं, ठीक है। 15 से ऊपर मर्द हजरात नहीं आ सकते, बाकी खवातीन आ सकती हैं, कोई मसला नहीं है, बच्चे भी आ सकते हैं, लेकिन मर्द जो हैं वो कितने होंगे 15, सिर्फ 15 मर्द जो हैं वो आ सकते हैं। अच्छा, फिर आप उन 15 मर्द को अलाउ कर रहे हैं, ठीक है, कि एक मर्द जो है वो 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन अपने साथ ला सकता है, ठीक है। कितनी 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन अपने साथ ला सकता है। तो अब हम देखेंगे कि उस सिनेमा के अंदर अगर 15 लोग आते हैं तो टोटल ऑक्सीजन कितनी होगी। तो जाहिर सी बात है हम 1.34 को 15 टाइम ऐड करेंगे तो ऑल अबाउट ये 20 ml तक जाएगी, ठीक है। 20 ml तक ऑक्सीजन जो है जाएगी, अगर हम प्रेशर जो है वो कितना रखें 100
mm मरकरी रखेंगे, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि जब वो 100 सीटें फुल हो जाएंगी, जिसमें से 15 मर्द थे और 15 मर्दों के बाद ऑक्सीजन जो है वो 1.34 मौजूद है, इससे ज़्यादा वो ला ही नहीं सकते, तब आप क्या कहेंगे कि ये सिनेमा जो है वो सेचुरेटेड है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जो है वो किस तरह से उसका लेवल्स क्या क्या होते हैं। 100 ml ऑफ ब्लड, जो सिनेमा था वो आपका ब्लड हो गया, ठीक है। 100 ml ब्लड के अंदर कितने हीमोग्लोबिन होता है? 15 ग्राम जो है वो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। 15 ग्राम जो है हीमोग्लोबिन होता है 100 ml ब्लड के अंदर। अच्छा, तो 1 ग्राम जो है हीमोग्लोबिन उसके साथ कितनी ऑक्सीजन बाइंड करती है? 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। और ये फिक्स्ड है। फिक्स्ड किस तरह से है कि आपकी जो हीमोग्लोबिन है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करती है, ठीक है। वो कितने? 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करती है। कोई मुझे सुन सकता है? अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, अभी आ रही है। ये क्या हुआ था बीच में? सर ना आपकी वॉइस आ रही थी और ना आपको ये स्लाइड शो हो रहा था। अभी आ रहे? वो 15 मेल्स, जी सर 15 मेल्स वाले एग्जांपल के बाद कुछ सुनाई नहीं दिया। अच्छा, उसके बाद कुछ सुनाई नहीं दिया? मैं वैसे ही लगा रहा हूँ फिर। जी जी जी। चलो ठीक है, फिर से कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तो आपने एग्जाम्पल जो देखी उसमें क्या था कि सिनेमा के अंदर 100 कुर्सियां मौजूद हैं। 100 कुर्सियों में से जो है 15 कुर्सियां जो है वो मर्द हजरात को मिलेगी और एक मर्द बंदा जो है वो 1.34 ml ऑक्सीजन अपने साथ ला सकता है। तो टोटल जो मर्द होंगे वो कितनी ऑक्सीजन ला सकते हैं? वो ऑल अबाउट 20 ml ऑक्सीजन अपने साथ ला सकते हैं। इसी तरह हम जो है ब्लड को स्टडी कर रहे थे, तो ब्लड के अंदर हमने क्या स्टडी किया जी कि जो 100 ml ब्लड हो उसमें कितने ग्राम्स हीमोग्लोबिन मौजूद होती है? 15 ग्राम जो है वो हीमोग्लोबिन 100 ml ब्लड के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। और 1 ग्राम जो है हीमोग्लोबिन का उसके साथ 1.34 ऑक्सीजन जो है वो बाइंड कर रही होती है, ठीक है। कितनी? 1.34 ml ऑक्सीजन जो है वो बाइंड करती है। यानी कि किस तरह से कि एक ऑक्सीजन, एक हीमोग्लोबिन जो है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेगा और 1 ग्राम के अंदर जितने भी हीमोग्लोबिन आते हैं वो ऑल अबाउट 1.34 ml ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेंगे। तो 100 ml के अंदर, 100 ml ब्लड के अंदर कितनी ऑक्सीजन हो जाएगी? ऑल अबाउट 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन। और ये सेचुरेटेड हो जाएगा, ठीक है। सेचुरेटेड हो जाएगी क्योंकि इससे ज्यादा जो है हीमोग्लोबिन ही मौजूद नहीं है जो कि ऑक्सीजन को बाइंड करे, ठीक है। तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लिया, तो वो कितने ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगी? 20 ml। तो और ऊपर से प्रेशर कितना है? 100 mm मरकरी, ठीक है। अच्छा, तो अब हम जो है बारी बारी जो है देखते हैं कि आर्टियल और वेनस ब्लड जो है उसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कितनी होती है। तो आर्टियल ब्लड जो है, जो कि ऑक्सीजन लेकर आ रहा होता है आपके टिश्यूज को, उसके अंदर डेफिनेटली जो है ऑक्सीजन ज्यादा होगी। ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो क्या होगा
कि 100 ml ऑफ ब्लड जो है आर्टेरियल ब्लड, उसके अंदर ऑक्सीजन कितनी है 19.4 ml ऑक्सीजन जो है वो लेकर आ रही होती है। 97% सेचुरेटेड है और पार्शियल प्रेशर कितना है 95 ml मर्क्यूरी। ठीक है, ये 100 ml आर्टेरियल ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करके जा रही होती है 19.4 ml। और विनस ब्लड जो कि टिश्यूज से ब्लड लेकर आ रही होती हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन कितनी होती है 14.4। ठीक है, तो विनस ब्लड कितनी लेके जा रहे थे, विनस ब्लड 19.4, तो इसमें से माइनस किया 14.4 जो कि वीनस ब्लड था, तो आपके पास आ जाएगा जवाब 5। ठीक है, 5। इसका मतलब कि 5 कहीं रास्ते में कहीं खो गया। ठीक है, 5 जो है वो रास्ते में कहीं खो गया है। तो इसका मतलब क्या है कि वो खोने वाला जो ऑक्सीजन जो था 5, वो कहाँ पे गया, टिश्यूज ने ले लिया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 5 ml ऑफ ऑक्सीजन इज रिलीज टू द टिश्यूज बाय 100 ml ऑफ ब्लड। ये बात आपको समझ आ गई। ठीक है, कि 5 ml ऑफ ऑक्सीजन इज रिलीज टू द टिश्यूज बाय ईच 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ये बात उसने कही थी कि मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि 100 ml ब्लड के अंदर 15 ग्राम्स जो है वो हीमोग्लोबिन मौजूद होती है और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के साथ 1.34 ऑक्सीजन बाइंड करती है। ठीक है, तो टोटल 100 ml ब्लड के अंदर जो है 20 ml, अगर प्रेशर 100 mm मरकरी और रखा जाए तब जाके फिक्स 20 ml ऑक्सीजन जो है वो बाइंड करेगी। लेकिन क्योंकि हमारे पास हर चीज 100% तो नहीं हो सकती, कोई भी चीज 100% नहीं होती, तो 100 ml आर्टेरियल ब्लड के अंदर 19.4 ml ऑक्सीजन बाइंड करेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ना प्रेशर मुकम्मल है और ना सेचुरेशन मुकम्मल है। ठीक है, अब ये तो ब्लड लेके आपके फेफड़ों से निकल गए, वो आपके टिश्यूज की तरफ जा रही है। अब आपको पता है कि यही वेंस आगे जाके कैपिलरीज में डिवाइड होती हैं और फिर से जाके वेंस में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो कि ब्लड टिश्यू से लेकर आती हैं। तो उसमें जब आप ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन देते हैं तो वो कितनी है 14.4। तो जो जितनी गई थी 19.4 में से 14.4 निकालते हैं तो वो कितना बन जाता है 5। इसका मतलब है कि टिश्यूज ने कितना ऑक्सीजन रख ली, 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज ने रख ली। उम्मीद है कि आपको ये वाली स्लाइड जो है वो समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे एक स्लाइड में मैं जो है एक चीज को काट देता हूँ। मैं इस चीज को काट देता हूँ, उसकी काटने की वजह क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इसकी काटने की वजह क्या है, वो इस स्लाइड के आखिर में देखेंगे। इन एक्सरसाइज, अब हम बात करते हैं इन एक्सरसाइज, यानी कि जब आपकी बॉडी हैवी वर्क कर रही होती है। ठीक है, जब आपकी बॉडी जो है हैवी वर्क कर रही होती है, उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ये हमने कल वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो आर्टरीज जो है वो ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करके लाएंगी। जब वो पहले ही ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज कर देंगे तो वही ब्लड जब वेंस के अंदर जाएगा, ठीक है, जब वही ब्लड वेंस के अंदर जाएगा तो उसके अंदर पहले ही ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें मोर ऑक्सीजन इज रिलीज बाय आर्टरीज। इसी तरह वेनस ब्लड लीव्स टिश्यू। ठीक है, जब टिश्यू से वापस आता है तो उसमें ऑक्सीजन कितनी होती है 4.4 ml। ठीक है, 4.4 ml, जबकि नॉर्मल कंडीशन में कितना था 14.4 था। क्योंकि अब आपके मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो अब ज्यादा ऑक्सीजन जो है ड्रॉप आउट होगी। ठीक है, कितने में से 100 ml ऑफ ब्लड में से। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि आपको यह भी पता है कि ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर इनसॉल्युबल होती है, इसीलिए वो किसके साथ बाइंड करती है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है। लेकिन जो थोड़ी सी अमाउंट में डिजोल्व होती है प्लाज्मा के अंदर, हमने शुरू में इस दूसरी स्लाइड के शुरू में देखा था, वो कितनी थी 3% थी। ठीक है, 3% जो ऑक्सीजन है वो डिजोल्व होती है प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया कि ऑक्सीजन जो है ब्लड के अंदर डिजोल्व हो गई और 3% डिजोल्व होके जाती है प्लाज्मा के थ्रू। अच्छा, तो अब नॉर्मली हम देखते हैं कि आर्टेरियल ब्लड जो है, आर्टेरियल ब्लड, अब यहाँ पे हम हीमोग्लोबिन की बात नहीं करेंगे। ठीक है, हीमोग्लोबिन की बात नहीं करेंगे, अब हम बात करेंगे डिजोल्व्ड ऑक्सीजन की। ठीक है, हीमोग्लोबिन की जब बात हो रही थी वो हमने इधर देख ली कि कितनी आर्टरीज के अंदर कितने ऑक्सीजन जा रही थी और वेनस के अंदर कितनी ऑक्सीजन जा रही थी। हम देखते हैं कि किसके अंदर,
डिजोल्व प्लाज्मा स्टेट के अंदर जो है ऑक्सीजन कितनी जाएगी। तो नॉर्मल कंडीशन की बात करते हैं तो आर्टरीज के अंदर 0.29 ml ऑक्सीजन डिजोल्व होकर जाती है, ठीक है। यानी कि आपके फेफड़ों से जो ब्लड जा रहा है उसके अंदर जो है कितनी ऑक्सीजन डिजोल्व होकर जा रही है, वो है 0.29 मिलीलीटर ऑक्सीजन डिजोल्व होकर जा रही है। और जब आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो डिजोल्व ऑक्सीजन जो है वो 0.3 ml तक जा सकती है, ठीक है, 0.3 ml तक जा सकती है। अच्छा, अब यहाँ पे आपकी किताब वालों ने जो है एक बात लिखी है कि 100 ml ऑफ वीनस ब्लड, उसके अंदर कितनी ऑक्सीजन होती है, 0.12 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। 100 मिलीलीटर ऑफ वीनस ब्लड के अंदर 0.12 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो मौजूद होती है। और आगे उसने लिखा है कि इसीलिए जो आपका जो वीनस ब्लड है वो 0.17 ml पर साइकिल ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है टिश्यूज में। तो इसकी उसने कोई लॉजिक वगैरह नहीं बताई कि 0.17 ml जो है ये कहाँ से उसको पता चला है। मैंने तो काफ़ी स्टडी किया लेकिन मुझे उसका कोई आंसर वगैरह नहीं मिला। अगर आपको पता है तो आप भी बता सकते हैं, लेकिन ये है कि आप इस पॉइंट को किताब से ऊपर से इसको आपने निगलेक्ट कर देना है, ठीक है, क्योंकि इसकी कोई ठोस लॉजिक जो है उसने वो नहीं दी। उसने ये तो कहा है कि जो वेनस ब्लड है वो 0.12 ml ऑक्सीजन लेके जा रहा है तो टिश्यू से। अब इसके अंदर जब ये वापस आएगी तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन और ज़्यादा कम होनी चाहिए, जबकि इसके अंदर ऑक्सीजन को ये ज़्यादा बता रहा है, ठीक है। ये देखिए 0.17 ज़्यादा है 0.12 से, तो इसने ज़्यादा क्यों कर दी। हो सकता है कि कोई मिस्टेक हो गई हो, लेकिन ये है कि इसकी कोई लॉजिक वगैरह इसने किताब के अंदर नहीं बताई, ठीक है। तो ये है कि जब ऑक्सीजन में नॉर्मल गैस के अंदर जो है कितना विनस ब्लड के अंदर कितना जा रही होती है, 0.12 ऑक्सीजन जो है वो जा रही होती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से ट्रांसपोर्ट होती है जब आप सांस लेते हैं तो, ठीक है। तो ये देखें ये आपके फेफड़ों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ गई। अब ये 3 तरीके से जो है वो ट्रांसफर होकर आपके बॉडीज के अंदर जाएगी। एक है बाइकार्बोनेट्स, दूसरा है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और तीसरा है डिजोल्व इन प्लाज्मा। जिस तरह ऑक्सीजन प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व होकर जा रही थी, इस तरह प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व होकर फेफड़ों को वापस भी आएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में किस तरह से जाती है। तो 70% कार्बन डाइऑक्साइड वो एज बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है, ठीक है। कितनी परसेंट, 70% बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है। अच्छा, अब ये देखें कार्बन डाइऑक्साइड जो है फर्ज करें वो टिश्यू से ब्लड के अंदर आ गई, तो ब्लड के अंदर वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगी, ठीक है। वाटर के साथ रिएक्शन करेगी और एंजाइम मौजूद होगा, पहले से कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम मौजूद होगा और इसकी मौजूदगी में जो है ये रिएक्शन होगा। लेक्चर को एंड होने में 10 मिनट रह गए हैं। अगर लेक्चर ख़त्म होने से पहले जो है ये मीटिंग ख़त्म हो गई तो मैं फिर से आपको एक लिंक भेजूंगा, आपने फिर से उसको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो 10 मिनट रहते हैं इस मीटिंग को एंड होने में। अच्छा, तो ये एंजाइम मौजूद है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, इसकी मौजूदगी में जो है रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, यानी कि ये फॉरवर्ड भी जाएगा और बैकवर्ड भी जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि एक्सरसाइज में हमारे पास डिजोल्व ऑक्सीजन टिश्यू को कितनी मिलती है। तो तो मैंने आपको बता दिया पीछे कि डिजोल्व ऑक्सीजन जो है 0.29 जाती है आर्टरीज के अंदर और यानी कि 0.2 जाती है। इसमें से आप 0.12 को माइनस कर लें तो कितना बच जाएगा, ये ऑल अबाउट 0.29, ठीक है। इसमें से आप माइनस कर लेते हैं 0.12, ये कितना बच जाएगा 0.17। अच्छा, ये देखें अब पॉइंट क्लियर हो गया, ये वाला 0.17। तो इसका मतलब ये है कि वीनस ब्लड जो है वो 0.17 ml ब्लड जो है वो क्या करती है, टिश्यूज को देकर आती है, ठीक है। कितना, 0.17 ml ब्लड। ये जो मरियम बीबी ने क्वेश्चन किया है इसके आंसर से वो पॉइंट जो है वो ओपन हो चुका है, जो मैंने आपको कहा था कि बुक से स्टडी नहीं करना, तो वो पॉइंट जो है ये इधर क्लियर हो गया है कि मैंने आपको कहा था कि ये देखें ये वेंस जा रही हैं, फिर ये जो है आगे जाकर कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर,
वेन्स के अंदर आर्टरीज जो है वो कन्वर्ट हो जाती हैं और यहाँ से कैपिलरीज बन जाती हैं, ठीक है। तो ये वेन्स हैं, सॉरी ये आर्टरीज हैं और ये वेन्स हैं। तो इधर जो डिजोल्व होके ब्लड आ रहा है वो कितना है, 0.29 मिलीलीटर ब्लड जो है वो आ रहा है। और इधर जो ऑक्सीजन सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो कितनी आ रही है, 0.29 आ रही है, ठीक है। 0.29 यहाँ पे ऑक्सीजन आ रही है। और जब आप वेनस के अंदर स्टडी करते हैं तो वो कितनी है, 0.1712। तो इसका मतलब क्या है कि 0.17 ऑक्सीजन जो है मिलीलीटर ऑक्सीजन वो आपके टिश्यूज ने वहां से ले ली जहां से डिजोल्व थी, ठीक है। ये बात क्लियर है? काइंडली ये बात मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें कि आपको क्लियर है ये बात, वरना फिर से मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर है 0.17 वाला, आप मुझे काइंडली कमेंट सेक्शन के अंदर 1 लिखकर रिप्लाई करें ताकि जो है मैं फर्दर कंटिन्यू करूं। चले सही है। अच्छा आगे बढ़ते हैं जी हम। अच्छा इसकी बात कर रहे थे, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की बात कर रहे थे कि इस एंजाइम की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जो है, सॉरी वाटर जो है आपस में रिएक्शन करते हैं और आपके पास बना देते हैं कार्बोनिक एसिड बना देते हैं। ये है कार्बोनिक एसिड। लेकिन मसला ये है, अब यहाँ पे 2-3 इश्यूज होंगे, उनको हम क्लियर करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनती है आपके टिश्यूज के अंदर, टिश्यूज से ट्रांसफर हुई ब्लड के अंदर, ब्लड में मौजूद था वाटर। तो वाटर की मौजूदगी की वजह से क्या हुआ कि इसने रिएक्शन किया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। सर हमारे पास ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नॉर्मल। देखें अगर डिफरेंट होती भी है तो बहुत माइनर केसेस होगी, यानी कि देखें ये क्वेश्चन ये है कि डिजोल्व प्लाज्मा की बात कर रहे हैं हम, जब एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें फर्क आएगा कि नहीं आएगा, डिफरेंट होगी डेफिनेटली। ये देखें कितनी, हमने कहा था कि आर्टिस्ट में कितनी हो जाती है, 0.3 हो जाती है, ठीक है। तो 0.3 में से जो है आप 0.3 में से 0.30 में से निकालें 0.12 तो 0.18 हो जाएगी, ठीक है। 0.1 यानी कि 0.01 फर्क आ जाएगा जब एक्सरसाइज में आप टिश्यूज प्लाज्मा में से डिजोल्व ऑक्सीजन लेंगे तो कितनी फर्क आ जाएगा, 0.01, जो कि बहुत ही ज्यादा जो है वो माइनर है, निग्लिजिबल है, यानी कि इसके कम या ज्यादा होने से कोई फर्क वगैरह नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको मरियम बीबी? काइंडली कमेंट सेक्शन में जो आप देखें मुझे बता दें कि आपको ये क्लियर है। सर ये एनवायरनमेंट के ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है क्या? एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है जी तो क्या जी उस पर डिपेंड करता है? जी जी, ये हमने कल ही पढ़ा था कि रेट ऑफ ब्रीथिंग जो है वो डबल हो जाएगा। नहीं कि आपकी सांस लेने का प्रोसेस जो है वो डबल हो जाएगा। देखें एनवायरनमेंट के अंदर ये जो हम बात कर रहे थे, एक मिनट में आपको क्लियर कर देता हूँ इस पॉइंट से कि यहाँ पे देखें इन एक्सरसाइज या स्लैश डाल के आप कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो ऑक्सीजन की वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज का मतलब यही है कि जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो कम पड़ जाए, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम पड़ जाती है। जब आप पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं या फिर एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन कम होगी तो इसका मतलब भी वही है कि आपकी बॉडी को ऑक्सीजन जो है वो कम मिल रही है। दोनों कंडीशन में जो है ये प्रोसेस जो है वो सेम होगा एक्सरसाइज वाला जो हमने स्टडी किया, ठीक है। ये सर क्या क्लियर? ये पॉइंट, सर ये फैक्ट है कि जब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन रेगुलर बेसिस पे कम हो तो फैट्स पिघल के एनर्जी देते हैं, क्या ऐसा है? ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होने से आपकी फैट्स जो है वो यूज होना शुरू हो जाएंगी। जी
मैं इसके बारे में श्योर तो नहीं हूँ, मैं जो है इंटरनेट स्टडी करके आपको कल बता देता हूँ, ठीक है? ओके सर। चलो ठीक है, सही है, आगे बढ़े फिर। चलिए ठीक है, हम थोड़े आगे जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड को स्टडी करते हैं। 3 मिनट रह गए, जिसके बाद हो सकता है जो 3 मिनट बाद मीटिंग खुद बहुत एंड हो जाए, तो मैं फिर से आपको लिंक सेंड करूँगा, आपने फिर से ज्वाइन करना है, ठीक है? अच्छा, तो कार्बोनिक एसिड बन गया। कार्बोनिक एसिड इज एन अनस्टेबल कंपाउंड, तो ये टूट जाएगा इसी एंजाइम की मौजूदगी में, और ये भी रिवर्सिबल प्रोसेस है। आपके पास एक प्रोटॉन रिलीज होगा H पॉजिटिव, और बाइकार्बोनेट का एक कंपाउंड जो है वो रिलीज होगा। अच्छा, इसको आप मैथमेटिक्स या फिजिक्स की तरह जो है इक्वेशन नंबर 1 कर लें, यानी कि इसको आपने जहन के अंदर रखना है, या आगे जाके हम इसको टच करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि H पॉजिटिव जो है ये रिलीज हो रहा है। अब H पॉजिटिव रिलीज होगा ब्लड के अंदर, ये हम ब्लड की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि H पॉजिटिव ब्लड की एसिडिटी जो है उसको इंक्रीज कर सकता है। ब्लड की एसिडिटी इंक्रीज कर सकता है, मतलब पीएच को लो भी कर सकता है। यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी, लेकिन हमारे ब्लड के अंदर ये सिलसिला नहीं होता। क्या है कि ये जो H पॉजिटिव रिलीज होता है, ये हमारे ब्लड की एसिडिटी को इंक्रीज नहीं करता। उसके पीछे लॉजिक क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो बना था पीछे, ठीक है, जब ऑक्सीजन ने हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग की थी, वो इस प्रोटॉन के साथ बाइंडिंग करेगा और आपके पास क्या बना देगा? हीमोग्लोबिनिक एसिड बना देगा। हीमोग्लोबिनिक एसिड बना देगा, और साथ में ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाएगी। और ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? डेफिनेटली जाएगी आपके टिश्यूज के अंदर, जहाँ पे इसकी जरूरत है, ठीक है? टिश्यूज के अंदर ये ऑक्सीजन चली जाएगी, ठीक है? ये बात तो आपको समझ आ गई कि किस तरह जो है वो ये प्रोटॉन जो बने थे उसको हमने किस तरह से यूज किया है। हीमोग्लोबिनिक एसिड बन गया, ठीक है? अच्छा, अब दूसरी बात हम क्या देखते हैं कि ये जो हमारे पास बाइकार्बोनेट बना था, अब ये आगे किधर जाएगा? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक दूसरी बात बता दूं, सोडियम, ठीक है, पोटाशियम, क्लोरीन। अगर आपको सेकेंड ईयर के अंदर न्यूरॉन्स वाला चैप्टर याद हो, जिसमें आप जो है न्यूरॉन्स और नर्व इम्पल्सेस वगैरह पढ़ते हैं, तो उसके अंदर सोडियम पोटाशियम पंप भी पढ़ते हैं। आपके साथ से नर्व इम्पल्स मूव करती है, मूव ऑफ आयंस जो होती है, इसका मतलब है कि आपकी पूरी बॉडी के अंदर सोडियम पोटाशियम क्लोराइड आयंस जो है वो मौजूद होते हैं, और उनकी हर वक्त जरूरत भी होती है, ठीक है? उनका जरूरत से ज्यादा हो जाना या जरूरत से कम हो जाना जो है आपकी बॉडी जो फंक्शन है उसको जो है खराब करेगा, ठीक है? अच्छा, अब ये देखें, जो बाइकार्बोनेट बना था, जो हमने इसके ऊपर इक्वेशन नंबर 1 किया था, अब ये रिएक्शन करेगा सोडियम के साथ जो मौजूद है, और क्या बना देगा? कार्बोनेट जो है वो सोडियम के साथ रिएक्शन करता है और क्या बना देता है? सोडियम बाइकार्बोनेट बना देता है। और ये आगे जाके फिर से उन्हीं सिलसिलों में यूज होंगे, यानी कि इम्पल्सेस वगैरह और मूवमेंट ऑफ आयंस जो आपकी मेम्ब्रेन होती है उससे जो है यही आयंस वगैरह यूज वगैरह होते रहेंगे, ठीक है? एक तो आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया, ठीक है? और ये आपका फर्ज करें, ये बाउंड्री हम सेट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है? ये दोनों जो है प्रोसेस एट अ टाइम वाइस वर्सा में हो रहे होते हैं, यानी कि क्या है कि ये जो बाइकार्बोनेट है ये आपके ब्लड से बाहर आ जाएगा, और बाहर आके सोडियम के साथ बाइंड करके सोडियम बाइकार्बोनेट बना देगा। अब चूंकि बाइकार्बोनेट एक नेगेटिव कंपाउंड है, तो इसके बदले में क्लोरीन अंदर जाएगी, ठीक है? क्लोरीन अंदर जाएगी, तो अंदर जाके पोटाशियम के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगी? पोटाशियम क्लोराइड बना देगी, ठीक है? क्या बना देगी? पोटाशियम क्लोराइड। और इसी तरह इसके उलट प्रोसेस भी होता है, यानी कि क्लोरीन अंदर से बाहर आएगी और बाहर से बाइकार्बोनेट जो है वो अंदर चले जाएंगी। इन इस शिफ्टिंग को, यानी कि अगर हम देखें कि ये पॉइंट जो है जहाँ पे मेरी मेरी घड़ी है, ये एक बाउंड्री सेटअप पॉइंट है, और इसके ऊपर एक प्रोटीन चैनल मौजूद है इस तरह से। ये क्या करेगा? यहाँ से क्लोरीन को पकड़ेगा और यहाँ से बाइकार्बोनेट को पकड़ेगा, और इसको 180 के ऊपर जो है रोटेट करवा के सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट कर देगा, ठीक है? सेल मेम्ब्रेन के आसपास जो है और उसको जो है वो ट्रांसपोर्ट कर देगा। तो
इस ट्रांसपोर्ट को क्या कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट या हम बर्गर्स फिनोमेना कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास लेट्स सपोज कि ये प्रोटीन जो है प्रोटीन चैनल मौजूद है मेम्ब्रेन के अंदर, आपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर पढ़ा होगा कि प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड इन लिपिड बाइलेयर। तो अगर ये लिपिड बाइलेयर है तो यहाँ पे देखें बीच में प्रोटीन चैनल मौजूद है, यहाँ पे क्लोरीन बाइंड करेगी और यहाँ पे क्या बाइंड करेगा, बाइकार्बोनेट बाइंड करेगा, और ये 180 के ऊपर जो है ये चैनल मूव कर जाएगा। ठीक है, मूव करेगा तो बदले में क्या होगा कि दोनों आयंस अंदर और बाहर एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है, और ये प्रोसेस दोनों डायरेक्शन में होता है, लेकिन इस शिफ्ट को क्या कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं या हम बर्गर्स फिनोमेना कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि ये शिफ्टिंग किस तरह होगी। तो जाहिर सी बात है, जब आपके पास इसके उलट प्रोसेस होगा, रिक्वायरमेंट जो है इसके उलट होगी, तो ये प्रोसेस रिवर्सिबल हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोटीन जो है आपकी आरबीसी के ऊपर मौजूद होती हैं और वो क्या करती हैं, क्लोराइड शिफ्ट या हम बर्गर्स फिनोमेना जो है इसको कंटिन्यू करती हैं। ठीक है, आगे है जी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के तौर पर जो ट्रांसपोर्ट होती है आपके ब्लड के अंदर, तो वो किस तरह से है। देखें फॉर एग्जांपल ये आपका आरबीसी है और इसके ऊपर हीमोग्लोबिन प्रोटीन इस तरह से मौजूद है, लेट्स सपोज कि इस तरह से मौजूद है। ठीक है, और ये पोर्शन जो है, अगर मैं इसके ऊपर एक डब्बा बना देता हूँ, ग्लोबन हीमोग्लोबिन जो है इसका ये पोर्शन जो है, यहाँ पे ग्लोबन प्रोटीन मौजूद है। ठीक है, ग्लोबन प्रोटीन मौजूद है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पे बाइंड करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ने बाइंड कर दिया, तो अब इस टोटल को क्या कहेंगे, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कहेंगे। ठीक है, जब क्या है कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबन पार्ट जो है हीमोग्लोबिन का उसके साथ बाइंड करेगी तो उसे क्या कहेंगे, ग्लोबामिनो हीमोग्लोबिन कहेंगे। और इस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड 23% जो है वो ट्रेवल करती है आपके ब्लड के अंदर। ठीक है, 23% जो है किस फॉर्म में, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रेवल करती है। कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड विद ग्लोबन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, उसे क्या कहते हैं, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कहते हैं। अच्छा, अब ये है कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसका जो बाइंडिंग प्रोसेस है ये क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस किस तरह है कि ये डिपेंड करेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर ये डिपेंड करेगा, और वो किस तरह से, अगर टिश्यूज के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से जो है इसको काट के कार्बन डाइऑक्साइड करना है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो टिश्यूज के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो जाता है, अब सवाल ये है कि टिश्यूज के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा क्यों होगा, तो आपके टिश्यूज को क्या है कि ये पार्शियल जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो नहीं चाहिए, एज ए बाई प्रोडक्ट बन रही है, तो उसको रिलीज करने के तो अच्छा तो होगा क्या कि टिश्यूज के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा हो जाएगा बनिस्बत आपके ब्लड के, तो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की पार्शियल प्रेशर जो है वो कम होगा, तो हायर से लोअर की तरफ मूव कर जाएगा कौन सी चीज, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और ये ब्लड जो है फिर से आपके लंग्स में आके इसको एक्सक्रीट आउट कर देगा। ठीक है, एक्सचेंज हो जाएंगी। तो इसके उलट प्रोसेस भी होगा, अगर यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है और यहाँ पे लोअर है तो ब्लड से मूव कर जाएगी कहाँ पे, टिश्यूज के अंदर मूव कर जाएगी। ठीक है, तो ये जो है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन या कार्बामिनो हीमोग्लोबिन जो है किस तरह से आपके ब्लड के अंदर ट्रांसफर होती है। इसके बाद लास्ट में है जी कार्बन डाइऑक्साइड एज ए डिजोल्व्ड इन प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व होकर किस तरह से जाएगी, तो इसके अंदर इतनी डिटेल्स हम नहीं जाते, जस्ट जो है 7% जो है वो डिजोल्व फॉर्म में ट्रेवल करती है ब्लड प्लाज्मा में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यानी कि 7% डिजोल्व हो जाती है आपके ब्लड प्लाज्मा के अंदर, और ये बहुत ही ज्यादा क्यों हमने इसको ज्यादा डिटेल में देखा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की रेशो वैसे भी आपके ब्लड के अंदर या प्लाज्मा के अंदर बहुत ज्यादा कम होती है। टोटल हम देखें तो टोटल का 7% जो है बहुत ही ज्यादा कम होगा। जिस तरह हमने ऑक्सीजन को देखा तो कितना फर्क आ रहा था, 0.01 का फर्क आ रहा था जब हम भागते थे उतना। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की देखते हैं तो वो तो ऑलरेडी जो है ऑक्सीजन से ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर मूव करती है, ऑक्सीजन से कम जो है आपकी बॉडी के अंदर मूव करती है, और उसकी रिक्वायरमेंट भी कम है।
तो इसमें चेंजेस बहुत ही माइनर होंगी ब्लड प्लाज्मा के अंदर, तो 7% जो है आपके ब्लड के अंदर ट्रेवल करेगी। ठीक है, इसके साथ आपका आज का लेक्चर जो है वो खत्म हुआ। उम्मीद है कि आपको ये जो मैंने पढ़ाया है आपको समझ आया होगा। अगर आपका इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।